तो इस छोटे से ब्रेक के दौरान मैंने पूरा एनीमे कैचअप कर लिया एंड सिंस अब ब्रेक खत्म हो चुका है, मैं आप सभी की तरह अब वन पीस को वीकली देख रहा हूं एंड नाउ आई रियलाइज द पेन। दर्द जो है ना इस एनीमे को वीकली देखने का, आई गेट इट नाउ। एपिसोड शुरू होता है, हर कैरेक्टर के अलग अलग 40 एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं। जो कैरेक्टर्स फाइट कर रहे हैं, दे जस्ट फायर अराउंड फ्रॉम 1.2 सेकंड, देन सेकंड टू थर्ड। फीमेल कैरेक्टर्स की टांगे और 20 सेकंड का साकुगा दिखाने के बाद एपिसोड खत्म हो जाता है एंड फिर खत्म होने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यूजुअली जब मैं वीकली एनीमे देख रहा होता हूं एंड आई थिंक दिस इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, वीकली एनीमे के इवेंट्स याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये मुश्किल मुझे वन पीस के साथ कभी भी नहीं आती क्योंकि उसके एक एपिसोड में कुछ होता ही नहीं है। यू नीड टू वॉच एटलीस्ट 4 एपिसोड्स का एक कंपाइलेशन टू फील लाइक कि हाँ भाई कुछ हुआ है, समथिंग मूव्ड। खैर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इवन आफ्टर द ब्रेक पेसिंग का इशू अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, इट्स स्टिल द सेम। तो वन पीस में अभी चल रही है एगहेड आर्क एंड ये आर्क अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? वेल, एपिसोड 1127 के एंड में एक सर्टेन कैरेक्टर अपना एक्शन डेब्यू करता है एंड ये कैरेक्टर इतना ज्यादा मेजर है स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में कि उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद ही ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यस, शिट इज गेटिंग सीरियस नाउ। We are reaching the end of the Egghead arc and possibly end of the One Piece. Although वहां तक पहुंचने में अभी हमें अच्छा खासा टाइम है, but story is nearing the end. खैर चलो थोड़ा पीछे से शुरुआत करते हैं। इस 6 महीने के ब्रेक से पहले जो वन पीस ने लास्ट एपिसोड एयर किया था वो था एपिसोड 1122। कैप्टन कोबी को ब्लैकबियर्ड पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया है एंड कोबी इज हेल्पलेस बिकॉज कोई भी मरीन फ्रैक्शन उसे रेस्क्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है एंड इस चीज के 2 रीजंस हैं। वेल, पहला रीजन तो यही है कि कोबी को रेस्क्यू करना मतलब सीधा सीधा एक योंको के टर्फ पर जाकर उसे चैलेंज करना, जो कि इतना कैजुअली कोई भी मरीन नहीं करना चाहेगा। एंड दूसरा एक बहुत ही टेक्निकल रीजन जो सामने निकल कर आया है वो ये कि कोबी एक्चुअली नेवी की स्वॉर्ड यूनिट का मेंबर है। स्वॉर्ड यूनिट इज बेसिकली अ सुसाइड यूनिट। तो अगर किसी भी स्वॉर्ड मेंबर को कोई पायरेट कैप्चर कर लेता है देन अदर मरीन्स आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू रेस्क्यू देम। सो नाउ ऐसी एक बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में whom you can possibly rely on? And the answer is Monkey D. Garp. First time in the story हम गार्प को फुल एक्शन में देखते हैं and we find out that this man is a walking nuke. गार्प की एक बहुत ही घमासान बैटल होती है ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के साथ, मोर स्पेसिफिकली गार्प के ही अपने पुराने डिसिपल आओकी के साथ। फाइट वाज अ टोटल विजुअल स्पेक्टेकल। जितना पैसा टोई ने पिछले 40 सालों में कमाया है वो इस फाइट में दिखाई देता है। एंड असाइड फ्रॉम द विजुअल्स, बाय द एंड ये फाइट काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। ऑल्दो कुजान और गार्प की रिलेशनशिप, उनकी केमिस्ट्री हमने बहुत ज्यादा देखी नहीं है, बट स्टिल गार्प इज गार्प, ही जस्ट मेक्स यू फॉल इन लव विद हिम। गार्प इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन एवर एंड जब वो अपने प्राइम पर था तब उसे रॉजर के साथ कंपेयर किया जाता था। लेकिन करंट टाइम में गार्प की उम्र हो चुकी है एंड डिस्पाइट वो ब्लैकबियर्ड के टर्फ पर काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, ब्लैकबियर्ड पायरेट स्टिल अपने छल कपट का यूज करके गार्प को नीचे गिरा ही देते हैं एंड इवेंचुअली गार्प अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है टू सेव एवरीबॉडी एल्स। वन पीस के वर्ल्ड में एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं एंड मोस्ट ऑफ दिस कैरेक्टर्स आर ड्रिवन बाय देयर ओन पर्सनल गोल्स, जो कि एक अच्छी बात है एंड ये कैरेक्टर्स देखने में काफी अच्छे भी लगते हैं। बट द थिंग इज कि स्टोरी में सारे ही कैरेक्टर्स ऐसे हैं एंड दैट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड एंड इसीलिए कैरेक्टर्स लाइक गार्प और फुजितोरा उस गैप को फिल करने का काम करते हैं। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके आइडिया सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है। दे थिंक एंड टॉक अबाउट द ग्रेटर गुड, दे टॉक अबाउट व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वर्ल्ड ऑफ पायरेट्स एंड मरीन्स and they make efforts in their own ways to make it right. I respect फुजितोरा कि उसने पूरी दुनिया के सामने ड्रेसरोसा के किंग के आगे झुककर उससे माफी मांगी and I respect the legendary hero Garp कि उसने एक रूकी मरीन के फ्यूचर के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। Definitely 2 of my most favorite characters. This was an amazing episode and it stapled Garp as one of my favorite character in the series. And हाँ, I get it, maybe शायद ये बस एक coincidence था, but the fact कि इस एनिमे ने इतने amazing नोट पर एक ब्रेक लिया and इसीलिए एनिमे जब री-एयर होना शुरू हुआ अभी तक I would say उसने वो वाला पीक दोबारा से रीच नहीं किया है। देखो मुझे पता है कि अभी हजारों पीक मूवमेंट्स आने वाले हैं एनीमे में, बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कमबैक भी एक पीक मूवमेंट के साथ हो जाता तो लगता कि हाँ, वन पीस इज बैक। सो नाउ चलो अब करंट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो अभी स्टोरी में चल रही है एक बहुत ही मेजर एगहेड आर्क एंड इस आर्क की स्टोरी एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर के अराउंड घूमती है एंड दैट कैरेक्टर इज डॉक्टर वेगापंक। ऑल्दो एगहेड में हमने पहली बार डॉक्टर वेगापंक को देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका नाम हमने पहले कभी सुना ही नहीं है। चैप्टर 433 या फिर एनिमे एपिसोड 315 में डॉक्टर वेगापंक को पहली बार मेंशन किया जाता है एंड एक बार ये नाम मेंशन करने के बाद ओडा मेक्स श्योर कि ऑडियंस को ये नाम रट ही जाए।
बहुत ही प्रोमिनेंटली स्टोरी के अंदर डॉक्टर वेगापंक का जिक्र होता है, स्पेसिफिकली पंक हैजार्ड आर्क में तो बहुत ही ज्यादा, एंड पहले मेंशन से ऑलमोस्ट 16 साल बाद एगहेड आर्क में डॉक्टर वेगापंक को एज अ कैरेक्टर फर्स्ट टाइम रिवील किया जाता है। तो 16 साल के बिल्डअप के दौरान हमें बताया गया था कि कैसे डॉक्टर वेगापंक दुनिया का स्मार्टेस्ट इंसान है, कि उसका दिमाग कितना बड़ा है। पर एक चीज हमें नहीं बताई गई थी, एंड वो ये कि डॉक्टर वेगापंक कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। वेगापंक एज अ कैरेक्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनफैक्ट सीजर क्लाउन वाज मोर इंटरेस्टिंग देन हिम। स्मार्टर और नॉट, आई डू नॉट केयर, बट आई फील लाइक ओडा डिड नॉट इवन ट्राई हियर। वही क्लीशे आइंस्टाइन वाला डिजाइन, एंड मैं अग्री करूंगा अभी भी काफी सारी चीजें मिस्ट्री हैं इस कैरेक्टर के अराउंड, बट स्टिल अ वेरी बिग क्वेश्चन इज कि इस कैरेक्टर की मोरालिटी क्या है? इज ही अ गुड गाय और अ बैड गाय? अ लॉट ऑफ थिंग्स डिड नॉट मेक सेंस, बट चलो उन्हें जाने देते हैं। लेकिन एक चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं वो ये कि लूफी और बाकी स्ट्रॉ हैट्स एगहेड आइलैंड पर आते हैं एंड वो देखते हैं एक बहुत ही अमेजिंग एंड फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जिसे डॉक्टर वेगापंक ने बनाया है। ऑडियंस के अंदर भी एक्साइटमेंट भरी पड़ी है, 16 साल का बिल्डअप हो रखा है। द रेपुटेशन फॉर दिस कैरेक्टर इज सपोज टू बी वेरी हाई, एंड शुरू में प्लॉट उस डायरेक्शन में मूव भी कर रहा होता है काफी अच्छे से, बट देन बैम, पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है। 16 सालों में जो स्टेज सेटअप किया था वेगापंक के लिए वो इंस्टेंटली उससे छीन लिया जाता है, एंड ही गोज फ्रॉम अ गॉड लाइक सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंट बीइंग टू अ रेफ्यूजी। तो प्लॉट कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट वेगापंक को एलिमिनेट करना चाहती है। क्यों? वेल, द सेम रीजन जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने रॉबिन का गांव उजाड़ दिया था, द वॉइड सेंचुरी। वेगापंक बीइंग अ साइंटिस्ट, वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड वो वॉइड सेंचुरी को स्टडी करना शुरू कर देता है। गवर्नमेंट को ये बात पता चल जाती है एंड नाउ देयर इज अ बस्टर कॉल एट हिज डोर। तुम इससे ही समझ जाओ कि वॉइड सेंचुरी को सीक्रेट रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। वो वेगापंक जैसे इनवैल्यूएबल एसेट को भी एलिमिनेट करने को तैयार है। तो अपना सर बचाने के लिए वेगापंक स्ट्रॉ हैट्स की शरण में आ जाता है एंड लूफी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे सेफली वहां से बाहर निकालेगा। कैसे? वेल, दैट्स द कॉन्फ्लिक्ट। सो फर्स्ट देयर इज रॉब लुच्ची। एनिस लॉबी में मार खाने के बाद भी फॉर सम रीजन उसका प्रमोशन हो चुका है एंड एज द लीडर ऑफ CP0 उसे भेजा गया है वेगापंक को एलिमिनेट करने के लिए। ऑल्दो लुच्ची इज नाउ सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर, वो लूफी के आगे कुछ भी नहीं है। डिस्पाइट दैट वो लूफी को चैलेंज करता है एंड वी सी दिस अमेजिंग वन साइडेड साकुगा बैटल बिटवीन द टू। नाउ स्पीकिंग ऑफ साकुगा, एक छोटा सा सीक्वेंस था जहां पर जोरो एंड लूफी सेराफिम से फाइट करते हैं व्हाइल होल्डिंग लुची एंड काकू हॉस्टेज। दैट वाज एन अमेजिंग एपिसोड। भाई क्या एनिमेशन थी उसकी, क्रेजी एनिमेशन, लिटरली देखकर लग ही नहीं रहा था किसी वीकली एनिमे का एपिसोड है, ऐसा लग रहा था कोई मूवी देख रहा हूं। एनीवेज, एज एक्सपेक्टेड लुची हमारे योंको लूफी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है एंड देन एंट्री होती है किजारू की। रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम लूफी का सामना किजारू से हुआ था, स्ट्रॉ हैट्स को लिटरली भागना पड़ा था एंड दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट फॉर स्ट्रॉ हैट्स एवर। वो एक समय था एंड अब ये एक समय है। किजारू is just looking around for Luffy and Luffy casually head-on attacks Kizaru. And this was the first peak moment after the break. The dialogue delivery and Luffy के facial expressions, everything was on point. मजा आ गया देखकर। नाउ अब हम सब जानते हैं कि एडमिरल्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग, बट लूफी इज ऑल्सो अ योंको नाउ। एडमिरल्स मिलिट्री की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। इन मोस्ट केसेस उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता है, बट जब बात आती है एक योंको की, इवन एडमिरल्स आर नॉट अलाउड टू फाइट अ योंको विदाउट परमिशन। किजारू मैनेजेस टू एग्जॉस्ट लूफी, बट वो स्टिल उसे हरा नहीं पाता है। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द स्टोरी, एडमिरल्स, फ्लीट एडमिरल एंड देन मंकी डी कार्प, ये गवर्नमेंट के सबसे पावरफुल एसेट्स हैं। जब भी फ्रंट लाइन पर चीजें सीरियस होती हैं, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी इनके ही सुपर स्ट्रॉन्ग कंधों पर आ जाती है। बेसिकली मिलिट्री की साइड में इनसे ऊपर कोई भी नहीं था अंटिल नाउ। वो कैसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्पिरेसी ही ना करे। वन पीस के वर्ल्ड में जो मिलिट्री और गवर्नमेंट का सिस्टम है, इट इज जस्ट एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर टू गेन कंट्रोल। आइदर तुम जनता का भला करके उनका ट्रस्ट जीत लो या फिर उन्हें डराकर उनसे सबमिट करवा लो। द वर्ल्ड गवर्नमेंट यूजेस बोथ ऑफ दिस टैक्टिक्स टू गेन कंट्रोल एंड पुश देयर एजेंडा। एंड एज ऑफ नाउ उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है जो हमें पता है। वॉइड सेंचुरी में जो कुछ भी हुआ उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए एंड जो भी उसे डिस्क्लोज करने की कोशिश करता है, नो मैटर हु दे आर, दे विल फेस द इंस्टेंट रॉथ ऑफ द सो कॉल्ड गवर्नमेंट। गौर से अगर तुम सोचो तो वन पीस इज अ वेरी सैड वर्ल्ड। याद करो ड्रेस रोसा में भी शायद वैसा ही कुछ पूरी दुनिया के साथ हो रखा है एंड नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट इट। एंड ये जो 5 एल्डर्स हैं, दीज पीपल आर लाइक द गॉड्स फॉर दीज कॉमन पीपल बिकॉज
They are the ones who are keeping the secret. And यही चीज एनीमे तुम्हें फील करवाने की कोशिश करता है when Saint Saturn makes his first appearance. देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि 5 elders कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या कितने ज्यादा वीक हैं. Even if they are weaker than a Yonko, still उनका स्टेटस, उनका कंट्रोल इतना ज्यादा ह्यूज है कि for this world that is in a dystopian state right now, Imu and the 5 elders are the only true gods. हर डिस्टोपियन कहानी की तरह वन पीस के डिस्टोपिया का भी अंत होगा. वॉइड सेंचुरी का राज दुनिया के सामने आएगा और जिन लोगों ने सफर किया है, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर हो रहा है, दे ऑल विल बी लिबरेटेड बाय द हैंड्स ऑफ दैट वन ओनली ट्रू गॉड, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन. वन पीस की कहानी में काफी सारे सीरियस अंडरटोन्स हैं which are often overlooked or ignored because the nature of the plot. ये 1100 एपिसोड्स एक्शन और कॉमेडी से भरे पड़े हैं, बट अगर इस पाइल ऑफ मिसडायरेक्शन से हटकर आप इसकी कोर स्टोरी को देखोगे, then you will see that how well constructed and thought out this story truly is. लेकिन इतने सालों से ओडा ने यही कोशिश की है कि वो इस कहानी को हर किसी के लिए बनाए. Sure, it is dark in its core, लेकिन ओडा के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि ये जर्नी एंजॉयबल हो, एंड उस डिसीजन को मैं सिर्फ रिस्पेक्ट ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता. बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, द रियल प्लॉट इज सरफेसिंग एंड नाउ इवन ओडा कैन नॉट हाइड इट. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से ईमू ने लुलुशिया का नामो निशान मिटा दिया, दैट वाज अ शॉकर बट ऑल्सो अमेजिंग. Anyways, this was the video for today. One Piece एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड है with endless things to talk about. So rest assured, One Piece का कंटेंट आता रहेगा. Just leave a like and comment, subscribe, and we'll meet very soon.